हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में हमने शुरू के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो शाहू स्क्रीनिंग एग्जाम में इस बार हुए हैं, और पार्ट 2 है हमारा अब, जहां पे हम बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट में दोनों को बनाते तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे। तो 61 में मैच द फॉलोइंग है, कुछ इधर लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें उधर हैं, आपको बस मैच करना है इसमें। क्वेश्चन को देखते ही इतना तो समझ में आ गया होगा कि इधर की तरफ कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, उधर टाइप ऑफ रिएक्शन लिखी हैं, तो बस आपको पहचानना है कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। और ये भी एक बात है कि इस पेपर में जो शुरू के 10 क्वेश्चन थे वो कंपेरेटिवली थोड़े से टफ थे, जो बाद के 10 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो थोड़े से इजी हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा केमिस्ट्री का टफ है, ये मतलब ठीक ठाक अच्छा लेवल है इसका, इतना ईजी नहीं है ये। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें अल्कोहल है इधर की साइड में, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो गया है और KMnO4। आपको पता है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पढ़ाई है, मैंने वहाँ पे ये लेक्चर भी लिया है इसका। तो दिख रहा है साफ साफ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो पहले को C से मिलाओ, ऑप्शन जो भी होगा अपना मिला लेना बाद में। यहाँ पर मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई गई है और बना है मिथाइल क्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हेलोजन से करवाई जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन है कहीं पे, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर मेथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई गई है, बना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये भी कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, ये कंबस्शन रिएक्शन है। यहाँ पर हमने मेथेन को बर्न किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ में, यहाँ पर हीट लाइट भी है साथ में लिखा हुआ है वहाँ पे। तो यानी कि ये एक कंबस्शन रिएक्शन हो गई, तो इसको इससे मिला दो और लास्ट जो बचेगा तो उसका आंसर तो वही होगा। और यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि ये अनसैचुरेटेड है, बाद में सैचुरेटेड बन गया है। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कौन से रिएक्शन में बनता है, हमने पढ़ा है कि एडिशन रिएक्शन में ऐसा होता है। और दिख भी रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसको मिलाएंगे इसके साथ में। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर मेल खाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 में? तो हमारा आंसर बैठेगा फर्स्ट C, सेकेंड D, हाँ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो ये कंपेरेटिवली बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले मैं मानता हूँ थोड़ा आसान था, ठीक है ना, क्योंकि ये सीधा आपकी पढ़ी हुई चीज़ों से आया हुआ है जो आपने पढ़ रखी हैं साफ साफ। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी लोगों को मैं मानता हूँ हवा ही नहीं लगी होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं पार्ट 1 में देखे हमने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मेथेन बाय ट्रीटमेंट विद क्लोरीन गैस। ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि जो इसके ऊपर जस्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है कि मेथेन का ट्रीटमेंट जब क्लोरीन के साथ में करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भी लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ये, तो बनता है मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl प्लस HCl भी बनता है इस रिएक्शन में। तो कह रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है। आपने देखा है अभी इसके जस्ट ऊपर जो अभी क्वेश्चन था, तो वहां पे साफ साफ नजर आ रहा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन अगर क्लोरीन यानी किसी भी हेलोजन से करवाई जाए, क्लोरीन की जगह यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते थे, आयोडीन भी ले सकते थे, और तब ये रिएक्शन होती है, तो बनता है मिथाइल क्लोराइड इसमें। और ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आती है, और सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 62 में पहला, तो 62 में ऑप्शन नंबर 1। तो ये दो क्वेश्चन आसान थे, इनमें ज़्यादा कुछ जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी, इजीली सॉल्व किए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ इस तरह की इक्वेशन दी हुई है कि 2XS प्लस 3O2 हीट किया गया है 2XO प्लस 2SO2 और 2XO प्लस XS, आगे फिर से इसको हीट किया गया है, वो बन गया है 6S और 3X प्लस SO2। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, और पूछा गया है कि X कांट बी, X कैन नॉट बी, X इनमें से क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए हुए थे हमारा मर्क्यूरी, कॉपर, जिंक, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना, नॉन ऑफ दीज। तो क्या है इस क्वेश्चन में खास बात, देखो ध्यान से। आप लोगों ने मेटलर्जी तो पढ़ी है, मेटलर्जी में आपने देखा होगा कि जो अब ओर होती हैं हमारी, दो मेनली ओर होती हैं, एक सल्फाइड ओर होती है और एक कार्बोनेट ओर होती है। तो सल्फाइड ओर के लिए हम प्रोसेस कौन सा अपनाते हैं, रोस्टिंग। तो ये क्वेश्चन जो है ये रोस्टिंग प्रोसेस के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक्स कोई एलिमेंट हो सकता है, तो उसी पूछा गया है कि एक्स क्या नहीं हो सकता,
इनमें से पूछा गया है कि X इनमें से क्या नहीं हो सकता। तो सल्फाइड और मान लो अगर मैं तीनों को सल्फाइड और बना लूँ, HgS कॉपर वाला बना लूँ और जिंकस, ठीक है ना, मान लो मैंने ये 3 सल्फाइड और बना दिए। इसके बाद इसमें क्या क्या दिखाया गया है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस दिखाया गया है कि इस चीज मतलब ये जो मेटल था X, यहाँ पर हमारा मेटल है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसको हीट किया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपको पता है कि रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। हीट करने के बाद यहाँ पर XO यानी कि वो जो मेटल है वो जो भी है वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, क्योंकि सल्फर है, सल्फाइड हो रहा है तो सल्फर और डाइऑक्साइड बनना ही है इसमें। उसके बाद फिर इसी ओर को लेके यहाँ पे दोबारा इसको लिया गया, और क्योंकि अभी इस मिक्सचर के अंदर जहाँ हम करते हैं सल्फाइड और अभी बची हुई है, तो फिर से करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो मेटल है ये अलग हो गया। देखो 6x या 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेटल अलग हो गया। मेटल के साथ में ना तो सल्फर है ना ऑक्सीजन है, और जितना भी ऑक्सीजन था वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं ये रोस्टिंग प्रोसेस के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, और ये डिपेंड मतलब ये क्वेश्चन है सेल्फ रिडक्शन के ऊपर। तो आपको पता है कि मर्क्यूरी और कॉपर दोनों में सेल्फ रिडक्शन पॉसिबल है, लेकिन जिंक सल्फाइड में सेल्फ रिडक्शन नहीं हो सकता। जिंक सल्फाइड का अगर रिडक्शन करवाना है तो सबसे पहले तो इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद मान लो ये जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा पहले तो, और जिंक ऑक्साइड के बाद अगर हमको जिंक मेटल चाहिए फाइनली, तो हमको इसका रिडक्शन किसी कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ना किसी चीज से करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता पूछा गया है कि X इनमें से क्या नहीं हो सकता। तो मर्क्यूरी सल्फाइड पॉसिबल है, ठीक है ना, सिनाबार जो होती है वहां पे ये पॉसिबल है। कॉपर सल्फाइड में भी ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिंक सल्फाइड में ये पॉसिबल नहीं है। जिंक सल्फाइड में सेल्फ रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर हमको कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो ये मेटलर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है A मर्क्यूरी, B कॉपर, C तीसरा जिंक, तो यही इसका आंसर होना चाहिए 63 का तीसरा जिंक। तो जिंक नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा सेल्फ रिडक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पार्ट इसमें थोड़ा सा बाकी पार्ट्स के मुकाबले थोड़ा टफ है, और अगर किसी ने इसमें से 12 क्वेश्चन भी सही लगा दिए 20 में से, तो भी मैं मानता हूं कि बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। 12 भी अगर ठीक कर दिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और अगर किसी ने 15 तक ठीक किए हैं, थम्स अप, बहुत बड़ी बात है फिर तो। अगला है रेंसिडिटी। पूछा है कि रेंसिडिटी आप समझते हो क्या होता है, पूछ रहा है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, रेंसिडिटी प्रिवेंट की जा सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बायोलॉजी का भी ज्ञान होना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों कह रहा है रेंसिडिटी प्रिवेंट की जा सकती है? रेंसिडिटी आप समझते हो ना, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो ऑयल वगैरह जिनके अंदर होता है वो सड़ जाती हैं। रात की सब्जी अब गर्मियों में दिन में सड़ जाती है तो खराब होने लगती है, उसमें फॉल स्मेल आने लग जाती है। तो यही कह रहा है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है या तो उसके अंदर हीलियम या नाइट्रोजन जैसी गैस मिला दो, या उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में एडिंग विटामिन सी, कि विटामिन सी ऐड कर दो। बी में कह रहा है एडिंग विटामिन ई ऐड कर दो। और तीसरा कह रहा है कि एक्सपोजर ऑफ लाइट, कि लाइट में एक्सपोज कर दो। और चौथा कह रहा है कि बोथ 1 और 2। तो एक बात समझो, हीलियम और नाइट्रोजन वाला तो ऑप्शन दिया नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट वाला भी ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन जो ऑप्शन 1 दिया है उसमें किया है कि विटामिन सी ऐड कर दो उसके अंदर। और जो ऑप्शन बी कह रहा है कि इसके अंदर विटामिन ई ऐड कर दो। तो आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी में शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि विटामिन सी और विटामिन ई दोनों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। विटामिन सी, विटामिन ई, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 1 और 2 दोनों पॉसिबल है, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है बोथ 1 और 2। और इस तरह के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ऐसी ज़्यादा होती है कि जो बोथ करके आंसर दिए होते हैं 1 और 2 या 2 और 3 इस तरह के, तो ऐसे ही आंसर जनरली इनके पाए जाते हैं। तो 64 का आंसर अकॉर्डिंग टू मी 4 होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं उसमें दिया हुआ है उसने, लेकिन जो दो विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन सी और विटामिन ई, इन दोनों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और एक्सपोजर ऑफ लाइट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी भी खाने पीने वाली चीज़ों को लाइट के एक्सपोजर में अगर रख देंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगी, और किसी भी चीज़ की रेंसिडिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीजन ही है। तो इसलिए ये चीज़ तो ठीक नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो 64 ऑप्शन नंबर 4 आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 65 को देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 कह रहा है सॉरी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग के बारे में बोल रहा है कि रोस्टिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट छाटिए। आपको पता है रोस्टिंग क्या होता है? किसी भी मेटल सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए मेटलर्जी प्रोसेस में यूज करते हैं। वहां पर हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। वहां पर हम किसी भी ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, और ये प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हम उसको हीट दे रहे हैं, ना कि वो वहां से हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इनटू एयर टू ऑब्टेन द ऑक्साइड। कह रहा है कि जो ये प्रोसेस है, ये ओर को गर्म किया जाता है इसमें एयर की प्रेजेंस में और ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, तो पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। दूसरा बोल रहा है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये पॉसिबल नहीं है। एक्सोथर्मिक कैसे हो सकता है? हम तो उसको गर्म कर रहे हैं ना, तो वहां से हीट थोड़ी रिलीज कर रही है, उसको तो हीट देना पड़ रहा है, तब जाके ये प्रोसेस हो पा रहा है। तो जो ऑप्शन 2 है वो गलत है, और यही यहाँ पे ट्रिक थी। यहाँ पे जिस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे, सबसे आसान काम यही था कि आप ऑप्शन नंबर 2 को पहचान लो। ओर को गर्म किया जा रहा है तो वो एक्सोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता, वो एंडोथर्मिक ही होगा। ऑप्शन 3 जो बोल रहा है इट इज यूज फॉर हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड ऑक्सी सॉल्ट। कह रहा है कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स जो होते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स और ऑक्सी सॉल्ट, शायद कुछ लोगों को ऑक्सी सॉल्ट नहीं पता होंगे, तो मैं बता दूं, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, जैसे कौन सा हो सकता है, जैसे Na2CO3, FeSO4, इन सबके अंदर ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो वो ऑक्सी सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए भी मतलब ये पॉसिबल है, रोस्टिंग इनकी भी की जा सकती है। ठीक है ना, इट इज यूज फॉर हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड ऑक्सी सॉल्ट, तो इनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि इनके लिए भी इसको यूज किया जा सकेगा। और ऑप्शन नंबर जो 4 कह रहा है यहाँ पे इट इज यूज आफ्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कह रहा है कि ओर के कॉन्सेंट्रेशन के बाद इसको यूज किया जाता है। तो चौथा ये भी सही है, और जो चौथा ऑप्शन है ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेटलर्जी के प्रोसेस में सबसे पहले तो हम किसी भी मेटल को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं उसको। अगला पार्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन करना, और तीसरा पार्ट है कि हम उसको जो भी मेटल का ओर है उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं, और रोस्टिंग प्रोसेस होता ही ऑक्साइड में चेंज करने के लिए है। तो कह रहा है कि इसको कॉन्सेंट्रेशन के बाद यूज किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही यूज किया जाता है। तो अगर इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन है जो 1, 3 एंड 4 बोल रहा हो, तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर 65 में ऑप्शन नंबर 3, 65 में ऑप्शन नंबर 3 आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन इस तरह के दिए हैं, आप इसको ऑप्शन से ही पकड़ सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन बी है ये रॉन्ग है, इसके बाद ऑप्शन बी रॉन्ग है, और बाकी के ऑप्शंस के हिसाब से आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते थे। देखो इन एग्जाम्स में थोड़ा बहुत जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो। समटाइम क्या है कि आपको अगर चारों में से 1-2 बातें भी पता हैं तब भी आप उनका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 नहीं है, तो 2 तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे हमको करेक्ट ही छाटना है, तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 65 का 3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्लासरूम में पढ़ा है इसको काफी बार। कह रहा है कि एक लिक्विड है एक्स, कोई लिक्विड है एक्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 78 डिग्री सेल्सियस। मुझे लगता है यहीं पे काफी सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी बार ये बात बताई है मैंने कि एथेनॉल का ही बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो काफी सारे लोगों का तो यहीं से क्लियर हो गया होगा, बाकी क्लियर नहीं हुआ है तो आगे देख लो। ऑन रिएक्शन विद एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड प्रोड्यूस अ स्वीट ऑर्डर्ड सब्सटेंस। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक्चुअली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। आप लोगों ने पढ़ी है कार्बन कंपाउंड में, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें? C2H5OH यानी कि एथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है एसिडिक एसिड से CH3COOH। इस रिएक्शन में वाटर रिलीज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो बनेगा हमारा CH3COO C2H5। क्या आप पहचान सकते हैं इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसके अंदर है एस्टर COO, और आपको पता है कि एस्टर जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, तो इसीलिए तो पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, पहले ऑप्शन में एथेनॉल दिया है CH3CH2OH, और दूसरे ऑप्शन में दिया है CH3OH, तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता था, लेकिन उसने क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दिया है और स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में
अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे मेंशन है 78 डिग्री सेल्सियस, तो इसीलिए मेथेनॉल होने की बजाय इसका आंसर एथेनॉल होना चाहिए, यानी कि 66 में ऑप्शन नंबर 1 शुड बी आंसर। ठीक है ना, तो 1 एंड 2 दोनों की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि उसने बॉइलिंग पॉइंट दिया है 78, तो बॉइलिंग पॉइंट 78 इथेनॉल का होता है, ना कि मेथेनॉल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा है नॉट एन, इनमें से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है K2Cr2O7, ऑप्शन बी में दिया है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन 3 में दिया है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2SO4 का होल थ्राइस, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया है ओजोन। तो आप लोगों को काफी बार ये चीज पढ़ाई गई है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। पूछा इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। देखो K2Cr2O7 के बारे में तो शक की गुंजाइश ही नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि ये अल्कोहल को एसिडिक एसिड में चेंज करता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये तो एक बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई समस्या नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बताया है कि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन होता है O3, इसके बारे में भी बताया गया है कि ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन नहीं है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कौन? फेरिक सल्फेट। एक सॉल्ट है, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन करने वाली इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और बाकी आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आई थिंक केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में ही ये कहीं पर मेंशन भी है। इन तीनों के बारे में वहाँ पे बताया गया है कि ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो आप देख सकते हैं आई थिंक 42 के आसपास कोई पेज नंबर है शायद, वहाँ पर मेंशन भी किया गया है इसको, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये दोनों थोड़े माइल्ड हैं, और ये वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फेरिक सल्फेट में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होना चाहिए 3। क्वेश्चन नंबर 68 एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, 68 इजी है। इसमें एक्वारेजिया के बारे में पूछा गया है कि एक्वारेजिया आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्वारेजिया। 4 स्टेटमेंट है, हमको एक्वारेजिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। पहले तो मैं बता दूं एक्वारेजिया क्या होता है। HCl और HNO3 एसिड के 3:1 के मिक्सचर को बोलते हैं एक्वारेजिया, ठीक है ना। ये बहुत ही कोरोसिव होता है और ये नोबल मेटल को भी अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो इसमें जो पहला बोला गया है, बोला है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कह रहा है कि HCl और HNO3 से मिलकर बनता है, तो आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, एक्वारेजिया ऐसे ही बनता है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही है कि एक्वारेजिया बनाया ही इसीलिए जाता है, इसको गोल्ड स्मिथ जो होते हैं सुनार लोग, वही इसको यूज करते हैं। डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये नोबल मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। जनरली नोबल मेटल किसी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन एक्वारेजिया एक ऐसा, देखो नोबल मेटल यानी कि गोल्ड प्लेटिनम ना तो HCl में होंगे ना HNO3 में होंगे, लेकिन जब मिक्सचर तैयार किया जाएगा इन दोनों का 3:1 में, तो बनेगा एक्वारेजिया और उसके अंदर ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। मेन पॉइंट ये है। तीसरा कह रहा है हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। हाईली कोरोसिव हमको पता है कि हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग का मतलब होता है कि फ्यूम्स बनाता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो फ्यूम्स बनाता है। तो कोरोसिव वाला पॉइंट भी सही है। और चौथे, अगर तीनों पॉइंट सही हैं तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन इसको देना चाहिए, ऑल ऑफ दीज या ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, हमको पता है कि यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो 68 का आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 64, आंसर शुड बी 4, यानी कि एक्वारेजिया के बारे में। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें देखो ऐसा ही किया गया है, जो करने लायक क्वेश्चन थे किसी भी ठीक ठाक बच्चे के लिए, तो वो 15-16 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो
आराम से किए जा सकते थे। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो किसी को भी उलझा के रख दे, अच्छा खासा आपका टाइम खराब कर सकते थे, तो उन पे समय ना ही गवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। नाइट्रस, इसमें 2 असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो असर्शन क्या है और रीजन क्या है दोनों को देख लेते हैं। असर्शन है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ठीक है ना। HNO2 में एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहा है कि HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। और बी में कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन रिमेन सेम इन ऑल कंपाउंड। कह रहा है जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो हर कंपाउंड में सेम रहती है। तो देखो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। नाइट्रस एसिड जनरली 10 तक की किसी इसमें पढ़ने को मिलता तो नहीं है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड को हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, नाइट्रस एसिड तो ऐसा कहीं दिया नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग लेवल का है, शायद काफी सारे लोग इसको ना कर पाए होंगे क्योंकि उनको नाइट्रस एसिड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सबने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन मैं बता दूं कि नाइट्रस एसिड जो होता है ये वाकई में इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो नाइट्रिक एसिड ये दोनों काम कर सकता है। बात की जाए नाइट्रिक एसिड की तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती। लेकिन नाइट्रस एसिड के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, तो जो असर्शन है वो तो सही है। रीजन देखते हैं, कह रहा है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम रहती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ नाइट्रोजन कितने तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ में? NO, N2O, N2O5, N2O3, इस तरह के कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के, और एक होता है NO2। अब मुझे बताओ हर बार जब कंपाउंड बदल रहा है तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो सकती है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज किसी भी चीज के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो। तो जाहिर सी बात है कि जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अलग होगी, और जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी। तो दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? तो पहला कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये गलत है, दोनों सही नहीं है। दूसरा कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आर तो गलत ही है। दूसरा कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही इसका आंसर है, 69 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन बी जो दूसरा है वो गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से 69 क्वेश्चन नंबर का ये हुआ आंसर। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में तो ज्यादातर सबने पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन नाइट्रस एसिड से पूछ लिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन था जो थोड़ा मुश्किल रहा होगा लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 फिर से इजी है। तो देखो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है इसमें से मैं मानता हूं कि 8 क्वेश्चन तो करने लायक थे, 8 क्वेश्चन कोई भी आसानी से कर सकता था, ठीक है ना, 7-8 क्वेश्चन। शुरू के जो 10 थे उसमें लगभग थे, जो शुरू का पार्ट है, जो शुरू के 10 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, वो थोड़े से ज्यादा टफ थे, उसमें कुछ क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ हो गए। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और पूछा गया है कि इसकी वैलेंसी और इसका एटॉमिक डायग्राम बताइए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में बड़ा आसान होता है, बीच में न्यूक्लियस दिया है, पहले शेल में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, दूसरे शेल में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और आखिरी शेल में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो पूछ रहा है कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसकी वैलेंसी पूछी है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है वो बोरबरी स्कीम से नहीं दिया है, वो अबाउ रूल से दिया है। तो आप लोगों ने अबाउ रूल से भी एटॉमिक नंबर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े हैं, इतने तो पढ़ाए जाते हैं आपको। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो पहले तो पहचानो ये एलिमेंट है कौन सा। तो पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए और कुछ नहीं है इसमें। 2 इधर 8 8 2 10 2 12, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12। आपको पता है 12 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कौन सा है? हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बोरबरी स्कीम से लिखा जाए तो हो जाएगा 282, लेकिन अगर अबाउ रूल में दिया हुआ है इसमें तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2
2p6 और 3s2, तो 12 जो ऊपर लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर बात की जाए इसकी वैलेंसी की, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ये तो पढ़ा ही होगा, 20 तक की वैलेंसी तो सबको आती है। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 2। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही लिखा है लेकिन वैलेंसी 3 दी है, गलत है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वैलेंसी 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड वैलेंसी 2, एग्जैक्टली यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होना चाहिए 2। बाकी के भी दो पढ़ लेते हैं। अगला कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये पॉसिबल नहीं है, 3s1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख सकते हैं। और चौथा कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये भी गलत है क्योंकि वैलेंसी है इसकी 2 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका ऐसा। तो यहाँ पे पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा टफ है, इतना आसान नहीं रहा है, और 20 में से 15-16 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो वाकई में करने लायक थे आसानी से। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद बहुत मुश्किल हुई होगी लोगों को करने में। तो देखो ये होता ही है, वो कोई ना कोई पार्ट थोड़ा सा टफ रखते ही रखते हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ कर दिया। और बाकी अगर आपने किसी ने 15 के आसपास भी करेक्ट कर दिए हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा उसको। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है, डिस्कशन हमारा हो गया है। पार्ट 1 में हम शुरू के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।